हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अब तक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से एक्सेस कर ले उस वीडियो को, और वो वीडियो जरूर देखना। बढ़ते हैं आज की पढ़ाई की तरफ। आज जिन वर्ड्स को मैंने पिकआउट किए हैं, जिनके बीच में हम लोग आज डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, वो हैं ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग, इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम, शोफर एंड ड्राइवर, स्मार्ट एंड हैंडसम, क्लॉथ एंड क्लोथ्स, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, लेकिन कई बार गलत करते हैं। तो इस वीडियो का मकसद आपके डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करना ज़्यादा है। एग्जाम वाले पार्ट को आज हम लोग कम एक्सेस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो है ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग का। क्या होता है ऑकवर्ड, कहाँ यूज करते हैं एम्बैरेसिंग, अब ये चीजें हम लोग अभी सीखेंगे। देखो, ऑकवर्ड वर्ड को आप जब भी यूज करते हो ना, ये यूज किया जाता है सिचुएशंस के लिए, राइट। ऑकवर्ड को हम लोग यूज करते हैं सिचुएशन के लिए। साथ साथ में अगर मैं ऑकवर्ड वर्ड का आपको और यूज बताना चाहूं तो हम लोग बात करते हैं किसी की एक्टिविटी के लिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी की हरकतें इस तरीके से हो कि आप बियर ना कर पाओ उसे, आप देख ना पाओ उसे अजीबो हरकत करते हुए, मतलब ऐसे एक्टिविटीज उसके हैं कि देखा ना जाए, तो हम कहते हैं वो ऑकवर्ड है। एम्बैरेसिंग जहां तक है, इसे हम हिंदी में शर्म के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है शेम। बेसिकली एम्बैरेसिंग ना एक मेंटल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, ठीक है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक मेंटल स्टेट है जिसमें आपको शर्म महसूस हो रही हो, जिसमें आपको ऐसा महसूस करो, मैं कोलोक्वियली बोल रहा हूँ बोलचाल की भाषा के लिए, कि ऐसा महसूस हो रहा हो कि धरती फटे और मैं वहां घुस जाऊं। इसे कहते हैं ये एम्बैरेसिंग है ना। अब मैं आपको कुछ यूजेज बताऊंगा, यूजेज से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि ऑकवर्ड कहाँ यूज कर सकते हैं एंड एम्बैरेसिंग कहाँ यूज कर सकते हैं। मेरे एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप यूजेज सीख जाओ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इनके बीच का डिफरेंस। बात करते हैं ऑकवर्ड की। देखो, ऑकवर्ड क्या होता है। अगर किसी आदमी के सोशल स्किल्स, मतलब जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो बैठता है, जिस तरीके से वो चलता है, अगर वही बहुत अजीब हो तो हम कहते हैं कि वो बड़ा ही ऑकवर्ड इंसान है, बड़ा ही ऑकवर्ड इंसान है। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि मेरा एक भाई है, एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि मेरा एक भाई है, उसके दोस्त को मैंने घर पे बुलाया। मेरे भाई ने बोला कि भैया उसे घर पे मत बुलाओ खाने के लिए, वो बड़ा ऑकवर्ड इंसान है। वो कहना ये चाह रहा था कि उसके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं है, वो बहुत अजीब हरकतें करता है जिससे कि सीन क्रिएट हो जाता है। मैंने उससे बोला कि अरे चलो कोई नहीं, बुलाओ तो एक बार, मिलते हैं। सो मेरे घर खाने पर आया। खाना कंप्लीट करने के बाद वो अपना प्लेट चाटने लगा। ही स्टार्टेड लिकिंग हिज प्लेट आफ्टर फिनिशिंग द मील। नाउ दिस इज सुपर ऑकवर्ड। ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये बहुत गंदा लगता है देखने में। जिसका मतलब है ये ऑकवर्ड हरकत थी उसकी, ये एक्टिविटी जो थी ये बहुत ही ऑकवर्ड थी ना। चूंकि मेरे भाई के दोस्त ने ऐसा किया था, मेरा भाई उस वक्त बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि पूरा फैमिली का गेट टुगेदर था, सारे लोग थे, और सबके सामने वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मतलब उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, है ना। सो एम्बैरेसिंग का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी होना। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब। अगर हम कहें हिंदी में एक वर्ड में, तो एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं है ये, लेकिन आप बोलचाल के लिए कह सकते हो कि अजीब हरकत को ऑकवर्ड कहा जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, पढ़ेंगे अगले डिफरेंस की तरफ। चलो अगले डिफरेंस को समझते हैं, मतलब सॉरी अगले एग्जांपल को समझते हैं। देखो, ऑकवर्ड वर्ड को और कहां एसोसिएट किया जा सकता है। एक आदमी है जिसके सोशल मैनर्स नहीं है, मतलब जिस तरीके से वो कपड़े पहनता है वो बहुत ही अजीब है। कहने का मतलब है कि मानकर चलो, अज्यूम करो, एक आदमी जिसने ऊपर में कॉलर वाला टी शर्ट पहना हुआ है, पैंट की जगह पे वो उसने लुंगी पहन रखी है, और नीचे उसने स्पोर्ट्स शूज डाले हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज डाले हुए हैं, और उसके बाद वो किसी स्टेज पे चला जाता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। ये कितना ऑकवर्ड है ना। उसकी जो ड्रेसिंग है उसके बारे में ही अगर बात कर ले तो वो कितनी ऑकवर्ड है ना, वो ऑकवर्ड है बहुत। जब वो जा रहा था स्टेज की तरफ, उसके शू के लेसेस खुले हुए थे, जिसमें उसका पांव फंसा और वो गिर गया, और सब जोर जोर से हंस दिए। इसका ये मतलब है अब वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो था, वो उसके लिए एम्बैरेसिंग हो गया या नहीं हो गया। अंतर समझ पा रहे हो ना, गेटिंग द डिफरेंस। ऑकवर्ड क्या होता है, किसी की एक्टिविटी। एम्बैरेसिंग क्या होता है,
एक मेंटल स्टेट जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस हो। होपफुली आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अपने अगले डिफरेंस पे। अगला है इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको इसकी थियरी बताने की जगह डायरेक्टली मैप दिखा देता हूं, आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। देखो इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस होता है। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड इज बेसिकली अ कंट्री। जैसे भारत एक देश है, जैसे कि बांग्लादेश एक देश है, जैसे कि श्रीलंका एक देश है, इस तरीके से इंग्लैंड भी एक देश है। ठीक है, ये बात तो इजी है समझने के लिए। बात करते हैं ब्रिटेन की, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन। द ग्रेट ब्रिटेन, अगर मैं आपको ये मैप दिख रहा होगा, मैं एक जिगजैग लाइन बना देता हूं आपकी समझ के लिए। आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये द ग्रेट ब्रिटेन को सिग्निफाई कर रहा है। क्या मतलब है ग्रेट ब्रिटेन का? ब्रिटेन हम कहते हैं 3 अलग अलग कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को, जिसमें स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है एंड इंग्लैंड आता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं छुट्टियां मनाने, तो मैं खासो खास इंग्लैंड ही जा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ग्रेट ब्रिटेन जा रहा हूं छुट्टियां मनाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लैंड ही जा रहा हूं, मैं वेल्स भी जा सकता हूं, मैं स्कॉटलैंड भी जा सकता हूं। सो स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ये तीनों मिलाकर जो हम एक नाम देते हैं, वो नाम हम देते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। अंतर समझ आ रहा है दोनों में? आसान है। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। अगला क्या है हमारा? अगला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? देखो मैं जिगजैग लाइन बना दे रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि द ग्रेट ब्रिटेन 3 कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को कहा जा सकता है। कौन कौन से कंट्रीज है वो? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड है। अब जल्दी से बता दो मुझे कि जब हम लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है। क्या कभी आपने सुना है कि यूके क्रिकेट खेल रहा है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम क्रिकेट खेल रहा है, उसकी टीम उतरी है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि इंग्लैंड की अपनी अलग क्रिकेट टीम है, वो अलग देश है। स्कॉटलैंड की अपनी अलग क्रिकेट टीम है, अलग देश है। आयरलैंड की अपनी अलग क्रिकेट टीम है, अलग देश है। लेकिन अगर ये चारों कंट्रीज मिलाकर, मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों मिलाकर अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इंग्लैंड की टीम आई है या यूनाइटेड किंगडम की टीम आई है? वैसे केस में यूनाइटेड किंगडम की टीम आती। अंतर समझ आ गया? मैं एक बार और समअप कर दूं जल्दी से। इंग्लैंड इज अ कंट्री, Great Britain is a combination of 3 countries, namely Scotland, England, and Wales, whereas United Kingdom is a combination of 4 countries, Scotland, England, Wales, and Northern Ireland. Hopefully I am very clear to you, और डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ, विच इज शोफर एंड ड्राइवर। ओके, नाउ हुज अ शोफर एंड हुज अ ड्राइवर। देखो मैं अंतर बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। ये दोनों टर्म जो है ना, ये 4 व्हीलर्स ड्राइव करने के लिए यूज किया जाने वाला टर्म्स है। तो मैं जल्दी से एक पिक्चर बना लेता हूं उसकी। ओके, नाउ समझना बात को। अगर मान लो मैं ये गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, मैं ये गाड़ी चला रहा हूं, मैं ड्राइवर हूं कि मैं शोफर हूं? थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, ट्राई करते हैं। मैं पेशे से एक वकील हूं और कोर्ट जाने के लिए मैं अपनी गाड़ी चलाकर जाता हूं और चला कर आता हूं। मैं शोफर हूं, मैं ड्राइवर हूं? भाई साहब मैं ड्राइवर हूं, मैं शोफर नहीं हूं। मैं डॉक्टर हूं, हॉस्पिटल जाने के लिए मैं अपनी गाड़ी चलाकर जाता हूं और चला कर आता हूं। मैं शोफर हूं, मैं ड्राइवर हूं? मैं ड्राइवर हूं। ओके, मैं पेशे से ड्राइव करता हूं, मैं गाड़ियां ही चलाता हूं, वही मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैं लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी गाड़ियों में छोड़ता हूं या अपने मालिक की गाड़ियों में छोड़ता हूं। मैं कौन हूं? मैं शोफर हूं। शोफर कौन होता है? शोफर बेसिकली वो आदमी जो प्रोफेशनल ड्राइवर हो, जो प्रोफेशनली गाड़ियां ही चलाता हो, उसे हम शोफर कहते हैं। जबकि ड्राइवर वो आदमी होता है जो कि सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग गाड़ियां चला रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऊबर हायर की और ऊबर वाले को मैंने कहा कि भैया मुझे इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक छोड़ दो, वो मेरे लिए शोफर है ना, क्योंकि वो प्रोफेशनली गाड़ियां चला रहा है। अब क्या हुआ कि मैं उसे जानता हूं, मेरी कॉलोनी में रहता है, मैंने उसे बोला कि भैया आप ऐसा करो, आपने बहुत गाड़ियां चला ली, थक गए होगे, आप पीछे बैठ जाओ, मैं गाड़ी चला लेता हूं। अब मैंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं शोफर हूं या मैं ड्राइवर हूं? उस केस में तो मैं ड्राइवर हूं ना, मैं शोफर तो नहीं, प्रोफेशनली मैं वो नहीं करता। बात समझ में आ गई? अगर आपको विजुअलाइज करना है तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, आप विजुअलाइज कर लोगे आराम से। इसे देखा है कभी? बहुत सारी फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में याद करो, कभी व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में, कभी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म में, देखा होगा ना इसे। अगर नहीं देखा तो ट्रांसपोर्टर एक मूवी है, वो देख लो, जेसन स्टैथम की।
उसमें भी वो शोफर का ही उसने किरदार निभाया है। तो ये व्यक्ति जो है ना, जो सिर्फ गाड़ियां चलाता है, इसे ही कहा जाता है ये शोफर है। ठीक है, अब आप पिक्चर देख के तो एकदम समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ। अगला क्या है, स्मार्ट एंड हैंडसम। ये ना बहुत ही ज्यादा गलत इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने ये दो वर्ड्स उठाए हैं। देखो गलती क्या है, मैं अच्छा दिख रहा हूं, ठीक है, मैंने अच्छे कपड़े पहने और मैं अच्छा दिख रहा हूं, मैं अपने घर से निकला, मेरे भाई ने मुझे देखा या मेरे दोस्त ने मुझे देखा और उन दोनों ने कहा कि भाई आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। राइट और रॉन्ग, देखते हैं, समझेंगे। मेरे भाई ने मुझे कहा भाई आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जहां पे आप बात करते हो फिजिकल अपीयरेंस की, फिजिकल अपीयरेंस की मतलब मैं दिख कैसा रहा हूं, है ना, मेरे लुक्स कैसे हैं, अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो जो वर्ड आप एसोसिएट करना चाहते हो और अभी कर नहीं रहे वो है हैंडसम। मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है, जब तक मुझे नहीं पता था मैं खुद भी बोलता था, और कुछ एक मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स कभी कभी मिले हैं कि स्मार्ट लग रहे हो। भाई साहब, एक आदमी स्मार्ट लग नहीं सकता, एक आदमी स्मार्ट होता है, जो वो लग रहा है वो हैंडसम है ना। इसका मतलब, क्योंकि जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उनका कहने का मतलब है कि मैं दिख अच्छा रहा हूं, और अच्छा दिखने को ना, अच्छा दिखने को हम कहते हैं हैंडसम, नॉट स्मार्ट। सो ये स्मार्ट एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, मैं कहां यूज कर सकता हूं स्मार्ट। देखो स्मार्ट का मतलब होता है, मैं 3-4 आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, इनको याद रखना, इनके साथ आप ये वर्ड यूज करोगे स्मार्ट वाला। अगर किसी आदमी के सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, अगर किसी आदमी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, अगर किसी आदमी के बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे हैं, अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है, अगर कोई आदमी बहुत पैशनेट है किसी काम को लेके, तो इन सब के लिए आप कह सकते हो कि वो स्मार्ट है ना। वो हैंडसम है या नहीं है पता नहीं, बट वो स्मार्ट है। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना चतुर, एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग तेज काम करता हो, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, जिसके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हो, बात करना बहुत अच्छा आता हो, अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता हो, उन्हें कहा जाता है कि वो स्मार्ट है ना। तो बिजनेसमैन आमतौर पर स्मार्ट होते हैं, बिजनेसमैन हैंडसम हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ रही है ना। तो अगर मैं बात करूं अमित शाह की, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, हैंडसम या स्मार्ट। देखो हैंडसम होना तो सब्जेक्टिव है, किन्हीं को वो हैंडसम लग सकते हैं, किन्हीं को नहीं लग सकते, वो अपना अपना परसेप्शन है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट की, हैंड्स डाउन बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार कैसे चलानी है, कहाँ की नीड्स क्या है। ऐसे ही होम मिनिस्टर तो है नहीं इतने बड़े कंट्री के, इसका मतलब वो स्मार्ट है ना। नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट है, अब्दुल कलाम सर स्मार्ट थे, है ना। तो ये सारे के सारे स्मार्ट हैं। अब मैं कुछ एक आपको फोटोज दिखा रहा हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इन फोटोज को देख के स्मार्ट या हैंडसम में से क्या वर्ड पहले निकला ये जरूर मुझे बताना। सबसे पहले विवेक ओबराय, हैंडसम या स्मार्ट। सुनील शेट्टी, हैंडसम या स्मार्ट। ऋतिक रोशन, हैंडसम या स्मार्ट। अब आपका कौन सा वर्ड निकला वो आपका परसेप्शन है, मैं अपना परसेप्शन सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। विवेक ओबराय हैंडसम कह सकते हैं, हैंडसम कह सकते हैं सर। स्मार्ट शायद नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि इनकी जो फिल्मोग्राफी है, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के साथ हुई थी, लेकिन इनके कुछ पर्सनल जो इनके प्रॉब्लम्स थे सलमान खान के साथ, उसकी वजह से इनका करियर पूरा चौपट हो गया और उन्होंने डिसीजंस बहुत खराब लिए, जिसका मतलब ये स्मार्ट तो नहीं है, ये हैंडसम हो सकते हैं, वो परसेप्शन है सबका। ओके, अब अगर मैं बात करूं सुनील शेट्टी की, हैंडसम या स्मार्ट। देखो मुझे तो हैंडसम लगता है, खासतौर पर जब से इनका जो ओल्ड लुक है वो आया है, मुझे तो हैंडसम लगते हैं। बट अगर मैं बात करूं हैंडसम या स्मार्ट, हैंडसम अगेन अच्छा दिख रहा है या नहीं उस पर डिपेंड करता है, बट स्मार्ट डेफिनेटली बहुत स्मार्ट है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एक्टिंग के अलावा ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इनके ऑलरेडी रेस्टोरेंट के चेन्स हैं, जिम के चेन्स हैं, मर्चेंडाइज की फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं। इसका मतलब ये काफी पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से कमा लेते हैं, एक्टिंग को छोड़ दें हम अभी तो। इसका मतलब स्मार्ट तो बहुत है। बात करते हैं ऋतिक रोशन की, स्मार्ट शायद हाँ शायद ना, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और इनके गलत डिसीजन की वजह से लिए गए हैं, तो आप स्मार्ट शायद ना भी हो। हैंडसम, हैंड्स डाउन बहुत हैंडसम है और हम सबको पता है हमारे लोकल ग्रीक गॉड है ये, तो हैंडसम वर्ड इनके साथ यूज कर सकते हैं। स्मार्ट क्वेश्चन मार्क, आपके परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्लॉथ एंड क्लोथ्स। ओके, देखो क्लॉथ क्या होता है, क्लोथ्स क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको। क्लॉथ इज बेसिकली फैब्रिक, ठीक है, वो कपड़ा जिससे आप कोई भी पहनने लायक चीजें बनाते हो या काम के लायक चीजें बनाते हो उसे कहा जाता है क्लॉथ,
ठीक है। तो क्लॉथ क्या है जी? क्लॉथ बेसिकली कपड़ा। क्लोथ्स क्या होता है? क्लोथ्स का सिंगुलर फॉर्म क्लोथ होता है। ओके, नाउ क्लोथ्स क्या होता है? क्लोथ्स का मतलब होता है वो कपड़े जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्लोथ्स कहा जाता है। जो रॉ मटेरियल है उसे हम क्लॉथ कहते हैं। रॉ मतलब मटेरियल मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ की बात कर रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल मतलब जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जो अभी तक डिजाइन में नहीं आया है, जो एकदम प्लेन है, सोबर है, उसे क्लॉथ कहा जाता है। और जब उसी से डिफरेंट डिजाइन बनाकर उसे अलग अलग कपड़े बना दिया जाए तो उसे हम क्लोथ्स कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बॉयज इससे बहुत एसोसिएट कर पाएंगे। हम लोग शर्ट्स पहनते हैं ना, शर्ट्स पहनने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो हम शर्ट्स को रेडीमेड खरीद सकते हैं, मतलब हम किसी दुकान में गए, हमने दुकानदार को बोला कि इस कलर की इस डिजाइन की शर्ट दिखा, उसने दिखाई, मुझे पसंद आया, मैं उठा के घर लेके आया। मैंने क्लॉथ खरीदा या मैंने क्लोथ खरीदा? ऑब्वियसली मैंने क्लोथ खरीदा, वो एक कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट था। अब उस शर्ट के ऊपर आप क्या ही करोगे, कुछ तो नहीं, इसका मतलब वो कंप्लीट प्रोडक्ट था, वो क्लोथ था। सेकंड, हम क्या करते हैं, किसी कपड़े के दुकान में जाते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि भैया कॉटन का 2 मीटर का कपड़ा दे दो शर्ट का। फिर हम जाते हैं और हम उसे स्टिच कराते हैं, है ना, हम जाते हैं, हम उसे स्टिच कराते हैं। अच्छा, हमने जो खरीदा दुकान जाकर ये कॉटन 2 मीटर, ये क्लॉथ खरीदा या क्लोथ खरीदा? ऑब्वियसली क्लॉथ खरीदा। अंतर समझ पा रहे हो ना? एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक बार इसकी फोटोज देख लो और समझ आ जाएगा। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? यहां पे कहीं पे आपको फिनिश प्रोडक्ट दिख रहा है? कुछ दिख रहा है फिनिश प्रोडक्ट साइज में? नहीं ना, इसका मतलब ये क्लॉथ है। ये क्या है? क्लॉथ है। जबकि अगर मैं बात करूं इसकी, दिख रहा है ये फिनिश प्रोडक्ट, शर्ट्स दिख रहे हैं आपको, टॉप्स दिख रहे हैं आपको, जिसका मतलब इसके लिए अगर हम लोग कोई वर्ड यूज करना चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं? क्लोथ्स करेंगे, है ना। होपफुली आपको ये डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने आखिरी डिफरेंस के लिए, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। नाउ दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के डिफरेंस में ये एक ऐसा है जो एग्जाम को भी टच करेगा, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ। तो इसको जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को प्रेज करते हो। प्रेज का मतलब तारीफ करते हो, कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा गाते हो, ये सारे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, देखो ये वर्ड ना बनकर आया है। अच्छा, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा ना कि ज्योमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट वहीं से बनकर आया कॉम्प्लीमेंट्री, और ये दोनों वर्ड्स बनकर आए कंप्लीट वर्ड से, जिसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट करना किसी चीज को। मतलब आपके पास एक ए मटेरियल है, आपके पास एक बी मटेरियल है, इन दोनों को अगर आप मिलाकर चीजों को कंप्लीट कर लो तो उसे कहते हैं दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं इसका मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक बार एग्जांपल से समझो और अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं एक बड़ा ही फेवरेट डिश है हमारे साइड का, लिट्टी, और लिट्टी के साथ क्या खाता है? सब्जी नहीं, चटनी नहीं, चोखा हाँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा करते हैं। जब आप इन दोनों को साथ में खाते हो तो चीजें आपको ज्यादा टेस्टी लगती हैं। ऐसे ही एक राजस्थानी डिश है दाल बाटी, है ना, दाल अलग बाटी अलग। छोला भटूरा, छोला अलग भटूरा अलग। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जहां कहीं पे भी आप कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब होता है एक चीज दूसरे चीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पा रही है, कंप्लीट कर पा रही है। जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ओके। हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है, नेगेटिव में लिख रहा हूं उसके लिए। वाइफ बहुत शांत है, पॉजिटिव। हस्बैंड वाइफ बहुत खर्चीली है, नेगेटिव। हस्बैंड मैनेज कर लेता है, कंजूस तो नहीं बोलूंगा बट इकोनॉमिकल है। सोचो इनका कभी तलाक होगा? इन अ लाइटर सेंस इनका कभी तलाक होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक के पॉजिटिव, एक के पास अगर पॉजिटिव है तो दूसरे के पास नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट करना। एंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। देखा दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है ना। सो अगर आपको ये बातें समझ आ गई होंगी तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। मैं इन 6 क्वेश्चंस में से 2 आपको बता दूंगा, बाकी के 4 आपको बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 मैं आपको बता दे रहा हूं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी बना लो जल्दी से।
चलो शाबाश, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ये बना लिए होंगे, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखा है व्हाट इज द नाइसेस्ट डैश यू हैव एवर रिसीव्ड। सबसे अच्छा पूरक आपने आज तक क्या रिसीव किया है? सबसे अच्छा पूरक कोई सेंस है? सबसे अच्छा कंप्लीट आपने क्या रिसीव किया है? नहीं। सबसे अच्छा प्रेज आपने क्या रिसीव किया? सबसे अच्छी तारीफ आपने आज तक क्या रिसीव की है? तारीफ रिसीव करी है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है ना। और इसके लिए हम तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे जिसमें आई होता है, विच मीन्स आंसर कौन सा होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। द पास्ता सैलेड डैश द मील वेरी वेल। पास्ता सैलेड को हम अगर भोजन के साथ खाएं तो यह तारीफ बहुत अच्छा है। तारीफ बहुत अच्छा है या पूरक बहुत अच्छा है? ऑब्वियसली पूरक बहुत अच्छा है, कंप्लीट करता है मील को, जिसका मतलब है हमारे आंसर में ई वाला कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं है, ए वाला पास्ट टेंस में है तो आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। मैं जल्दी से वो चारों क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूं, आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करना इसको और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स ड्रॉप करना। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्क्रीनशॉट ले लो। इसे बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताना। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जितना मजा मुझे आया समझाते हुए उतना मजा आपको पढ़ते हुए भी आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।